हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से क्लास 12 की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर रिलेशन और फंक्शन। तो आज के क्लास में हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रमित युग्म क्या होता है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो इसकी डिफिनीशन हम जान लेते हैं। किसी विशिष्ट क्रम में लिखी गई संख्याओं का युग्म क्रमित युग्म कहलाता है। यानी कि अगर दो नंबर्स हों, उनको हम स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर लिख दें तब वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। अगर दो नंबर हम ए और बी ले लें, ए और बी हम दो नंबर्स ले लिए। अब अगर इन दो नंबर्स को हम एक ऑर्डर्ड के रूप में लिख दें, जैसे ए और बी को हम इस तरह से व्यक्त कर दें, जिसका ऑर्डर निश्चित कर दें कि ए पहले स्थान पे रहेगा और बी दूसरे स्थान पे रहेगा, और इस तरह ब्रैकेट में अगर इसको हम रख दें तब ये आपका ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। अब हम जानते हैं कि ए और बी बी और ए के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑर्डर का ही इंपॉर्टेंस होता है। तो एक स्थिति में ये दोनों इक्वल हो सकता है। अगर हम ए को बी के इक्वल कर दें, उस स्थिति में ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी इक्वल हो जाएगा बी कामा ए के। तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जानने के बाद अब हम अगला देखते हैं कार्तीय गुणनफल। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल या दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसकी हम डिफिनीशन जान लेते हैं। समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। तो जो अभी हम ऑर्डर्ड पेयर जाने, अगर उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को हम समुच्चय के रूप में व्यक्त कर दें तब वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इसे हम ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कार्तीय गुणनफल को हम निरूपित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। तो जो क्रमित युग्म होता है उसको हम इस तरह से व्यक्त करेंगे। ए क्या होता है, जो सेट आपका ए होता है उसका पहला एलिमेंट्स होता है, और जो बी होता है उस सेट बी का एलिमेंट्स होता है। तो ये तो हो गया कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए के। ये दोनों आपका इक्वल नहीं होता है। एक स्थिति में ये इक्वल हो सकता है, अगर ए सेट्स बी सेट्स के इक्वल हो जाए तब ए क्रॉस बी
इक्वल हो जाएगा बी क्रॉस ए के। तो आइए हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी को अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए एक सेट हम ले लेते हैं ए में हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए 1 ले लिए, 2 ले लिए और 3 ले लिए। और एक सेट हम बी ले लेते हैं, ए बी और हम सी ले लेते हैं। तो 2 सेट्स हम ले लिए ए और बी। अब इन दोनों सेट्स का हम कार्तीय गुणनफल निकालना सीखेंगे। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको हम सेट्स के रूप में लिखते हैं। तो अभी हम सीखे थे कि ए क्रॉस बी को हम व्यक्त कैसे करते हैं, ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। अर्थात जो सेट ए है उसका पहला एलिमेंट्स लिखा जाएगा, उसके बाद कामा लगा के सेट बी का एलिमेंट्स लिखा जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है। तो सेट ए है, इसका पहला एलिमेंट लिख लिए, उसके बाद कामा, जो सेट बी है उसका पहला एलिमेंट्स, इसको हम फिर कामा, फिर पहले का पहला एलिमेंट्स, फिर इसका दूसरा एलिमेंट बी हो गया, फिर 1 के साथ सी ले लिए। यानी 1 के साथ बारी बारी से हम तीनों एलिमेंट्स को ले लिए। अब हम सेट बी का सेट ए का दूसरा एलिमेंट लेते हैं और उसके साथ भी तीनों एलिमेंट्स को हम बारी बारी से लिख लेंगे। तो एक बार ए लिख लिए, एक बार बी लिख लिए, एक बार हम सी को लिख लिए। इसी तरह सेट ए जो है उसका भी तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं और उसके साथ जो सेट बी है उनके सभी एलिमेंट्स को बारी बारी से 3 के साथ ले लेते हैं ये, और इनको हम मसले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो ये आपका हो गया किसी भी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब अगला देखते हैं। अब अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो उसको हम सीख गए। अगर हमको ये बताना हो कि 2 सेट्स अगर हों उनमें टोटल कितने कार्तीय गुणनफल की संख्या हो सकती है, तो संख्या निकालने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो हम 2 सेट्स ले लेते हैं, माना ए और बी। दो आरिक्त समुच्चय है। तो 2 सेट्स हम ले लिए ए और बी। अब हम ए में कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं और बी में कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या P तथा समुच्चय B में
अवयव की संख्या Q है। तो सेट ए में एलिमेंट्स P है और सेट बी में एलिमेंट्स की जो संख्या है वो Q है। तो इसे हम NA इज इक्वल टू P लिख लिए। NA का मतलब जो सेट A है उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। इसी तरह सेट B ले लिए, उसमें एलिमेंट्स की संख्या हम Q लिए हैं। तो हमको बताना क्या है कि कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या कितना होती है। तो कार्तीय गुणनफल को आप A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हो और जब भी आपको संख्या निकालना हो तो बाहर n लगा देते हैं। तो ये कहलाएगा कार्तीय गुणनफलों की संख्या। तो इसका जो फार्मूला बनेगा NA इंटू NB। तो NA P के इक्वल है और NB Q के इक्वल है। तो ये जो फार्मूला आपका बनेगा वो हो जाएगा PQ। तो N A क्रॉस B, तो ये आपका इक्वल हो गया PQ के। तो इस फार्मूले से हम कोई भी दो सेट्स हैं उनमें टोटल कार्तीय गुणनफलों की हम संख्या निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कोई हम एक सेट्स ले लिए A, उनमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5 और एक एलिमेंट्स हम B ले लिए, उसमें एलिमेंट्स हैं A B C और D। और आपको टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट की संख्या लिखना है तो फार्मूला हम यूज करेंगे n A क्रॉस B इज इक्वल टू NA इंटू NB। NA का मतलब हुआ कि जो सेट A है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहले वाले में यानी A वाले सेट में 5 एलिमेंट्स हैं और B वाला जो है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20। तो कार्तीय गुणनफलों की संख्या 20 हो गई। इस सूत्र से हम बहुत आसानी से इनकी संख्या निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कोई दो सेट्स A और B ले लेते हैं। तो A कोई सेट ले लेते हैं 1 2 और 3, एक सेट ले लेते हैं B, मान लीजिए वो A और B और C। तो इनको हम पहले एक सेट बना लेते हैं A और एक सेट बना लेते हैं B। ये A सेट है, ये B सेट है। तो इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 और B वाले में A है B है और C है। तो इनको हम तीर के द्वारा कैसे व्यक्त करेंगे। तो देखिए आपको हम पीछे बता चुके हैं जो सेट A होता है उसके प्रत्येक एलिमेंट का B के साथ रिलेशन किया जाता है। तो 1 का एक बार हम A के साथ कर देंगे, फिर 1 का एक बार B के साथ कर देंगे, फिर 1 का एक बार C के साथ कर देंगे। तो इसी तरह 2 का एक बार A के साथ, फिर 2 का एक बार B के साथ, फिर 2 का एक बार C के साथ। इसी तरह 3 का एक बार A के साथ, फिर 3 का B के साथ और 3 का इस तरह C के साथ। तो इस तरह से हम एरो डायग्राम से कार्तीय गुणनफल को व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से दिया गया हो तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आप लिख सकते हो या आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इसको देखकर आप लिख सकते हो। तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। देखो 1 का एक बार A के साथ है, फिर 1 का B के साथ, फिर 1 का C के साथ है। तो इस तरह से
फिर इसी तरह 2 का 2 का A के साथ, फिर 2 का B के साथ, 2 का C के साथ, फिर इसी तरह C का A के साथ, C का B के साथ और 3 का C के साथ। तो इस तरह से हम इसको देखकर भी रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं। तो अब ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखने के बाद हम रिलेशन अब आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए रिलेशन क्या होता है। तो जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स के बीच जो रिलेशन होते हैं वो किन्हीं दो सेट्स के बीच होते हैं, और वो जो सेट्स होता है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो यहां पे दो सेट हैं, ए और बी, आरिक्त समुच्चय है, और ए क्रॉस बी अर्थात जो आपका कार्तीय गुणनफल है के किसी उप समुच्चय, कोई उप समुच्चय है यानी कि सबसेट है, उस सबसेट को आर से व्यक्त किया गया, को ए से बी में संबंध कहते हैं। तो फिर से हम देखते हैं, अगर दो सेट्स हमारे ए और बी हैं, जो आपका रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होता है, वही सबसेट आपका रिलेशन कहलाता है। और दूसरे तरह हम देख सकते हैं कि अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, ए क्रॉस बी का सबसेट यानी कि उप समुच्चय होता है रिलेशन। तो अब रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिलेशन को आर से व्यक्त किया गया, तो ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। तो इस तरह से हम किसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में यानी कि तालिका विधि में व्यक्त कर सकते हैं, और इसको हम डायग्राम से भी रिलेशन को व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि हम रोस्टर फॉर्म और आरेख की मदद से, डायग्राम की मदद से रिलेशन को कैसे व्यक्त करेंगे। अब हम नीचे देखते हैं कि यदि आर का मतलब रिलेशन ए से बी में संबंध है, अगर आर जो आपका है वो ए से बी में संबंध है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आर सच दैट ए टू बी। तो अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर है वो ए से बी में संबंधित है, और ए बी क्या है? वो रिलेशन आर के एलिमेंट्स हैं। तब ए आर द्वारा संबंधित कहा जाता है। अब इसको हम दूसरी तरह यानी कि जो रिलेशन होता है उसको हम और किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं? तो अगर जो रिलेशन आर है वो ए से बी में संबंधित है, उसको हम ए और बी लिख सकते हैं, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऊपर हो गया, बीच में आर हो गया और बी भी ऐसे हो गया। तो इसका भी मतलब वही होता है, जो रिलेशन आर है वो ए से बी में संबंधित है, या इसी को हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, आर हम ऊपर कर दिए और ए और बी ऐसे नीचे कर दिए। इसका भी वही मतलब हुआ कि जो एलिमेंट्स ए है
वो R द्वारा B से संबंधित है। तो इस तरह से अगर कहीं आप लिखा रहे तो आप कह सकते हो कि जो रिलेशन R है वो A से B में संबंधित है। अब हम आगे देखते हैं। अब मान लीजिए दो नंबर्स कोई दो सेट्स अगर हैं, तो दो सेट्स हम कोई ले लेते हैं। उन दो सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच कई तरह के रिलेशन हो सकते हैं। तो अगर हम R कोई एक रिलेशन है A, B such that A, B such that A belong to A और B belong to B, और एक रिलेशन यहां पे हम ले रहे हैं कि जो B है वो A+2, एक रिलेशन कुछ इस तरह से हम ले लिए। अब हम दो सेट्स ले लेते हैं कोई, तो एक सेट्स हम ले लिए 1, 2, 3 और 4, और एक सेट्स हम ले लेते हैं B, उसमें हम ले लेते हैं 2, 3, 4 तो इसमें 3 ले लेते हैं, फिर 4, फिर 5 और 6 ले लेते हैं। तो ये आपका रिलेशन है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। इसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तब आपके समझ में एकदम आ जाएगा। तो हम रिलेशन R निकाल लेते हैं। तो रिलेशन कैसा है कि B जो आपका है वो A में 2 जोड़ने के बाद आता है। तो A हमारा 1 है और यहां पे +2 है। 1 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 3 आ जाता है। तो B का एलिमेंट्स 3 आ जाता है। तो पहला आपका ये बन गया। दूसरा फिर से यहीं पे ऐसे आप रख सकते हो। B कब मिलेगा? तो A की वैल्यू यहाँ 2 रख देते हो, यहाँ पे 2 रख देते हो, तो B की वैल्यू आपकी 4 आ जाती है। तो जब आप A 2 रखते हो तो B आपका 4 आता है। इसी तरह A की वैल्यू आप 3 रख देते हो, तो 3 यहां रखोगे तो B की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। इसी तरह अगर 4 रख देते हो, यहां पे 4 रखते हो तो ये आपका 6 आ जाता है। तो 4 रख दो तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो इतने एलिमेंट्स थे, तो ये हमारा आ गया रिलेशन R। तो ये जो आपका आया वो आपका रोस्टर फॉर्म में यानी कि तालिका विधि में आ गया। अब जो रिलेशन R आपका होता है, तो जब आप A क्रॉस B निकालेंगे, तो A क्रॉस B निकालेंगे तो उनमें जितने क्रमित युग्म होंगे ये उसी का सबसेट आएगा। हमेशा जो R होता है वो A क्रॉस B का सबसेट ही आएगा। अगर आप चाहें इसको निकाल के देख सकते हैं। इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और फिर देखिएगा कि ये उसी के ही एलिमेंट्स हैं। तो अब इन सेट्स को हम आरेख द्वारा, डायग्राम द्वारा कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखते हैं। एक सेट A बना लेते हैं। ये सेट A है, ये सेट B है। तो ये R रिलेशन द्वारा संबंधित है। तो A के एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और 4। B के एलिमेंट्स है 2,
3, 4, 5 और 6। अब इनको हमको एक दूसरे से रिलेट करना है, तो जो रिलेशन हमारा आया है ये आया है, तो इसका हम इससे रिलेशन करते हैं। 1 का 3 के साथ है, फिर 2 का 4 के साथ है, फिर 3 का 5 के साथ है, फिर 4 का 6 के साथ है। ये आपका रिलेशन हो गया डायग्राम की मदद से। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं ये जो सेट बी है और जो सेट ए है, इनके एलिमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं। तो ये जो सेट ए का, इससे रिलेशन है 3 का, 2 का 4 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, 4 का 6 के साथ है। तो जिनका ए के साथ रिलेशन है वो आपके कहलाते हैं इमेज, यानी कि प्रतिबिंब कहलाते हैं। और ये जो सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं, ये जो संबंधित हैं, जो बी से संबंधित है, उनको आप प्री इमेज बोलते हो, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रांत क्या होता है। अगर कोई रिलेशन आर है, वो ए से बी में संबंधित है, तब आर के प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। तो जो रिलेशन आर आपका है, उसका जो पहला अवयव है, जो पहले लिखा रहेगा, वो आपका कहलाएगा प्रांत या डोमेन कहलाएगा। अब हम डोमेन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डोमेन आर जो आपका है, उसे आप कैसे लिखेंगे? तो बताया गया कि प्रथम घटक, यानी कि जो ए होता है, प्रथम घटक ए होता है। ए का एलिमेंट्स होना चाहिए, और ए और बी को आर से संबंधित होने चाहिए। इस तरह से हम डोमेन आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि परिसर क्या होता है। आर के द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध का परिसर कहते हैं। तो जो रिलेशन आपको दिया रहेगा, उसमें जो दूसरा अवयव होगा, वो दूसरा अवयव आपका रेंज कहलाता है। अब रेंज, तो रेंज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो दूसरा अवयव अर्थात बी, बी आप बिलोंग टू बी है, और ए और बी को आर से संबंधित होने चाहिए। इस तरह से हम रेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोडोमेन क्या होता है। सह प्रांत, तो इसमें भी अगर कोई रिलेशन आर है, वो ए से बी में संबंधित है, तो जो समुच्चय बी होता है, जो समुच्चय बी होता है, उसके सभी अवयव आपके कोडोमेन कहलाते हैं, यानी कि सह प्रांत कहलाते हैं। तो कोडोमेन अब जो आर होता है, वो पूरा सेट बी होता है। तो अभी हम प्रांत, परिसर और सह प्रांत ज्ञात कर लिए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
तो यहीं पे हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कोई रिलेशन है R, ये 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 और 4 है। ये कोई रिलेशन है R। मान लीजिए इसमें कोई सेट आपका था 1 2 3, मान लीजिए 4। B आपका कोई सेट था 2 3 4 और 5। तो ये हमारे कोई दो सेट्स थे और उनका रिलेशन ये बना। तो इनमें अगर आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना हो तो कैसे आप निकाल सकते हैं? तो देखिए, तो रिलेशन का, तो अगर आपको डोमेन निकालना हो, डोमेन ऑफ रिलेशन, तो आपको पहले समझा दिए कि जो रिलेशन होता है उसके प्रथम अवयव, पहला जो एलिमेंट्स होता है वो आपका डोमेन कहलाता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ये क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट्स है। तो 1 2 और 3, तो ये तो हो गया आपका डोमेन। अब अगर रेंज निकालना हो रिलेशन का, तो जो दूसरा अवयव है यानी कि 2 3 और 4, तो 2 3 और 4, तो ये आपका हो गया रेंज। जैसे 2 3 और 4। कोडोमेन, कोडोमेन अगर निकालना हो तो अभी आपको समझाए जो सेट बी होता है वो पूरा पूरा आपका कोडोमेन होता है। तो सेट बी हमारा है 2 3 4 और 5। तो 2 3 4 और 5, ये हमारा निकल गया कोडोमेन और ये आपका आ गया रेंज। तो डोमेन में रिलेशन का जो पहला अवयव होते हैं वो डोमेन कहलाता है। रेंज रिलेशन का जो दूसरा अवयव होता है वो आपका रेंज कहलाता है। और जो सेट बी होता है वो पूरा पूरा कोडोमेन होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि संबंधों की संख्या, अगर आपको पूछ ले कि टोटल संबंधों की संख्या कितना होती है, तो अगर कोई रिलेशन R है, वो A से B में संबंधित है, तो A से B में संबंधित है। अगर जो सेट A है उसमें टोटल अवयवों की संख्या P हो और B में टोटल अवयवों की संख्या Q हो, तब संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन कितना होगी? तो 2 पे पावर PQ। इस फार्मूले से हम संबंधों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। तो